हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और ये है उसका लेक्चर नंबर 7। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें यहाँ पर वैल्यू गिवन है कॉट थीटा की और हमसे पूछा गया है कि ये जो टर्म है प्रूफ करिए कि इसकी वैल्यू 1/√7 के इक्वल है। ठीक है, तो इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो कॉट थीटा है इसकी वैल्यू क्या होती है। तो अगर हम कॉट थीटा की बात करें तो ये होता है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू है 3/4। दैट मीन्स ये जो बेस है ये तो हो गया 3 और जो परपेंडिकुलर है ये हो गया हमारे पास 4। तो अब यहाँ से हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या होगी, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है h = √b² + p², ये होता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं h = √9 + 16, दैट मीन्स 5। तो यहाँ से हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू मिल गई। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें चाहिए सेक थीटा, ओके, और हमें चाहिए यहाँ से कोसेक थीटा। तो अगर हम सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस कितना है 5 और बेस कितना है 3, तो ये वैल्यू हो गई। कोसेक थीटा की बात करें तो ये क्या होता है, ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। दैट मीन्स आप इसे लिख सकते हैं 5/4। तो ये दोनों वैल्यू हमें मिल गई। अब इन्हें उठा करके सिर्फ इक्वेशन में पुट, तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। यहाँ पर इक्वेशन है सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा अपॉन में आ जाएगा सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। ठीक है, अब देखिए सेक थीटा की वैल्यू कितनी है, तो ये जो सेक थीटा है इसकी वैल्यू है 5/3, कोसेक थीटा 5/4। अपॉन में आ जाइए, सेक थीटा 5/3 और ये हो जाएगा हमारे पास 5/4। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए। तो जब आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा इसका 12। तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 - 15। अपॉन में आ जाइए, एलसीएम फिर से हमारे पास 12 है और ये हो जाएगा हमारे पास 20 + 15। आगे सॉल्व करेंगे इसे, तो ये देखिए इस 12 से ये 12 कैंसिल, आप इसे यहाँ पर लिख सकते हैं 5/35। तो 5/35 को हम क्या लिख सकते हैं, √1/7। दैट मीन्स ये हो जाएगा 1/√7। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना था, इसकी वैल्यू प्रूफ करनी थी 1/√7। तो कैसे किया, फिर से देखते हैं। कॉट थीटा गिवन था, तो ये जो कॉट थीटा होता है इसकी वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हम जानते हैं। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू है बेस और परपेंडिकुलर की वो हमने लिख ली। हाइपोटेनियस, इस जो पाइथागोरस थ्योरम है उसकी हेल्प से हमने यहाँ पर हाइपोटेनियस फाइंड आउट कर लिया। अब सेक थीटा और कोसेक थीटा, इन दोनों वैल्यूज़ की हमें रिक्वायरमेंट थी। फॉर्मूला यहाँ पर हमने यूज़ किया, वैल्यू पुट की और ये दोनों वैल्यू हमें मिल गई। फिर हम आते हैं इक्वेशन पर जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो उस टर्म को हमने लिखा, जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी सेक और कोसेक की, पुट की, सॉल्व किया और हमें हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ पर हमें ये एक इक्वेशन गिवन है। ठीक है, ये एक इक्वेशन गिवन है। अब इस इक्वेशन को देकर के क्या पूछा जा रहा है, हमसे tan a पूछा जा रहा है। अब तक जो क्वेश्चन हमने किए वो इस तरीके के होते थे कि हमें क्या किया जाता था, tan a की वैल्यू दे दी जाती थी, कोई भी एक वैल्यू दे दी। जैसे हमें क्या दे दिया, tan a की वैल्यू माना कि दे दी 3/4। ठीक है, तो अब हमसे कहा कि tan a दे दिया है, अब हमें इस वाली टर्म की, ये जो टर्म गिवन है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। तो हम क्या करते थे, tan a की हेल्प से, ये हमारे पास बेस परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनियस फाइंड आउट किया, साइन कॉस फाइंड आउट किए, इस इक्वेशन में हमने वैल्यूज़ पुट की इन चारों की और हमने इस इक्वेशन की जो वैल्यू होनी चाहिए थी, मतलब ये इक्वल है या कोई वैल्यू निकालनी थी, तो वो हमने पुट की और हमने इस तरीके से फाइंड आउट किया। लेकिन अब क्वेश्चन रिवर्स कर दिया। अब क्वेश्चन में क्या किया, हमें ये इक्वेशन गिवन है कि कंडीशन, ये जो कंडीशन दी गई है ना यहाँ पर, कि ये इस तरीके की कंडीशन बन रही है जिसमें 3 cos A - 4 sin A ये इक्वल है
2 cos A प्लस साइन A के। और अगर ये ट्रू है, मतलब इस तरीके से ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, देन tan A की वैल्यू फाइंड आउट करिए। ओके तो क्योंकि उल्टा कर दिया ना, बिल्कुल tan A देते थे और फिर कहते थे कि ये दोनों इक्वल है, प्रूफ करिए। तो हम वैल्यूज़ निकाल करके पुट करके सब कुछ सॉल्व करते थे। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए हम जानते हैं कि ये जो हमारे पास tan A होता है, ये होता है, यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं, वी नो दैट, ये हम जानते हैं tan A इज इक्वल टू साइन A अपॉन कॉस A। तो इसका मतलब अगर हमें tan A बनाना है तो हमें साइन A अपॉन कॉस A चाहिएगा। ठीक है, अब जो गिवन है उसे लिखिए पहले, 3 cos A माइनस 4 साइन A इज इक्वल टू 2 cos A प्लस साइन A। तो अब हमें यहाँ पर tan के लिए साइन अपॉन कॉस बनाना होगा यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इसे माना हमने इक्वेशन 1 और हम लिखेंगे इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय कॉस A। इसे डिवाइड कर दीजिए कॉस A से। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 3 cos A अपॉन कॉस A माइनस 4 साइन A अपॉन कॉस A इज इक्वल टू 2 cos A अपॉन कॉस A प्लस साइन A अपॉन कॉस A। हमने इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दिया किससे, cos A से। तो अब ये इक्वेशन कैसे हो जाए, अब आप क्या कर सकते हैं, ये cos A तो कैंसिल, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं अब 3 माइनस 4। अब ये जो साइन A अपॉन कॉस A दिख रहा है, इसे क्या लिखेंगे, tan A इज इक्वल टू 2 प्लस ये वाली भी जो टर्म है इसे क्या लिखेंगे, tan A। ठीक है, अब जो tan A है उसे एक तरफ ले आइए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस 2 1 इज इक्वल टू 5 tan A। तो अब यहाँ से अगर tan A की वैल्यू निकाली जाए तो वो कितनी आ जाएगी, 1/5। इसका मतलब ये हुआ कि जब tan A की वैल्यू 1/5 है तो ये जो क्वेश्चन में गिवन कंडीशन थी ना, ये ट्रू होती। तो रिवर्स क्वेश्चन कैसे आ सकता था, आपको क्वेश्चन में कहा जाता कि इफ tan A इज इक्वल टू 1/5 प्रूव दैट 3 cos A माइनस 4 sin A इज इक्वल टू 2 cos A प्लस साइन A। इस तरीके के क्वेश्चन कर रहे थे हम अब तक, लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया है। क्वेश्चन में हमें यहाँ पर इक्वेशन दे दी है जो इक्वल है और हमसे tan A पूछा गया है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन बहुत ही आसान था। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसा ही एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लेकिन ये मैं आपको फिर से कराना चाहती हूँ ताकि इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना बचे। ओके, तो यहाँ पर वो शायद क्वेश्चन हमने साइन के लिए किया था, साइन A था उसमें। तो यहाँ पर कहा गया है एंगल A और एंगल B आर एक्यूट एंगल सच दैट tan A इज इक्वल टू tan B, देन शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल ले लीजिए, लेकिन कौन सा ट्राइंगल होगा, ये ट्राइंगल होगा हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि उसी के लिए ये सारी कैलकुलेशन होती है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया। अब इसमें अगर इसे ले लिया मैंने एंगल A और ये हो जाएगा हमारे पास एंगल B, और ये जो राइट एंगल है इसे ले लेते हैं C पर। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स। तो C यहाँ पर राइट एंगल हो गया और A और B को एक्यूट एंगल ले लिया। अब कहा गया है कि ये जो tan A है वो इक्वल है tan B के। तो अब हम यहाँ पर A के लिए tan A कैलकुलेट करेंगे, फिर एंगल B के लिए tan B कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूँ फॉर एंगल A, एंगल A की बात करिए, तो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर और बेस क्या होंगे। तो ये देखिए, ये है हमारे पास एंगल A। तो एंगल A के जो सामने साइड होगी वो क्या हो जाएगी उसके लिए, परपेंडिकुलर। दैट मीन्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं परपेंडिकुलर हो जाएगा BC। तो अगर BC परपेंडिकुलर है तो हाइपोटेनियस तो देखिए हमारा फिक्स होता है, ये तो हाइपोटेनियस है। तो हमारा बेस क्या हो जाएगा अब इस कंडीशन में, बेस हो जाएगा AC। ओके, तो इसका मतलब अगर tan A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये क्या होती है, ये होती है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दैट मीन्स
BC/AC, इसे बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एंगल B के लिए। फॉर एंगल B, तो एंगल B की बात करते हैं। एंगल B के लिए परपेंडिकुलर और बेस की बात करते हैं। तो ये एंगल B है। एंगल B के सामने क्या है? जो सामने है वो क्या है? परपेंडिकुलर। दैट मीन्स ये हो जाएगा AC, और जो हमारे पास बेस है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारे पास BC। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास AC, तो हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर, और BC हो गया हमारे पास बेस। तो इसका मतलब जो tan B है वो हमारे पास क्या है? फॉर्मूला तो वही है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन अब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? वैल्यू हो जाएगी उसकी AC अपॉन BC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? इक्वल। तो यहाँ पर लिखिए इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है tan A इज इक्वल टू tan B, ये कहा गया है। तो अब tan A की वैल्यू क्या है? BC अपॉन AC, ये है BC अपॉन AC। tan B कितना है? AC अपॉन BC। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। दोनों तरफ क्या करिए? रूट ले लीजिए। तो जब आप रूट लेंगे तो आप लिखेंगे BC इज इक्वल टू AC, ये आपने लिख दिया। अब आ जाइए डायग्राम पर। क्या कहा गया है? BC, ये वाली लाइन, इज इक्वल टू AC। तो अब मुझे बताइए, अगर किसी ट्राइंगल में दो जो साइड्स हैं वो आपस में इक्वल हैं, BC इज इक्वल टू AC, तो उस कंडीशन में ये कौन सा ट्राइंगल हुआ? ये हो गया हमारे पास आइसोस्केल ट्राइंगल। और अगर ये आइसोस्केल ट्राइंगल है तो इसका मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू है, देन वी कैन से दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल A। क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये आइसोस्केल ट्राइंगल की साइड्स हुई। तो इसका मतलब ये कि जो C है ये तो कॉमन है दोनों में, तो यहाँ पर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये हम लिख सकते हैं। तो ऐसा ही क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ था, लेकिन मैंने फिर से आपको एक क्वेश्चन करा दिया ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न आपको ना रहे। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ, नई एक्सरसाइज के साथ। ये वाली एक्सरसाइज यहीं पर कंप्लीट होती है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। आपका डाउट मैं अगली क्लास में ज़रूर से कंसीडर करूँगी। ठीक है, और अगर लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।